नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं बिहार बजट 21-22 को, और इसे अच्छे से तैयार करना है क्योंकि कई सारे फैक्ट इससे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये आपका चैनल है, आपके अनुसार चलने वाला चैनल है, तो इसको सपोर्ट करना आपका दायित्व बनता है। बात करेंगे सबसे पहले बजट का संवैधानिक आधार क्या क्या है, अर्थात बजटीय विशेषता का संवैधानिक आधार देखेंगे। केंद्रीय बजट और राज्य बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है उसको भी देखेंगे, जो कि पूर्णतः पीटी में कई दफ़ा पूछा गया है। कहता है धन विधेयक के रूप में, ये जो है धन विधेयक के रूप में अनुच्छेद 110 में तथा राज्य बजट की बात करें तो अनुच्छेद 199 में उल्लेखित है। वहीं अगर बजट की परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 112 और राज्य का 202, अनुदान की मांग अनुच्छेद 113, राज्य में 203, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114, राज्य में अनुच्छेद 204, लेखानुदान की बात करें तो अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 206। आगे कहता है बजट पर हस्ताक्षर सहमति अनुच्छेद 111, ये यहाँ अनुच्छेद 200 कहता है कि इन बजटीय प्रक्रियाओं का उपयोग कर सरकारी आय एवं व्यय को विनियमित किया जाता है जिनका संबंध सरकारी खजाने से है। कुल 3 सरकारी खजाने उपयोग में हैं। ये कौन कौन से खजाने हैं? तो संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि। संचित निधि की बात करें तो कहता है कि इसमें सभी आय केंद्र एवं राज्य दोनों का जमा होता है। ठीक है। फिर कहता है संसद या राज्य विधानसभा की अनुमति से ही इसमें जो आय है उसे खर्च किया जाता है और इसे खर्च करने के लिए जो बजटीय प्रक्रिया होता है उसका उपयोग किया जाता है। बात कर लें अगर लोक लेखा की तो कहता है दूसरे के पैसे जो केंद्र एवं राज्य सरकार को प्राप्त होता है वह यहाँ जमा होता है। दूसरा का पैसा मान लेते हैं जैसे पीएफ, ये जमा होता है राज्य के और केंद्र के पास, तो इसमें लोक लेखा में किसका जमा हो रहा है? दूसरों का पैसा जमा हो रहा है। आगे कहता है कि संसद विधानसभा की अनुमति खर्च करने के लिए जरूरी नहीं है। जो तीसरा है आपातकालीन व्यय की ज़रूरत के लिए संचित निधि से पैसा निकालकर यहाँ जमा किया जाता है, और जो आकस्मिक निधि में जो भी पैसा है वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही खर्च किया जाता है। आगे कहता है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 20 के अनुसार तीनों खजानों का रखरखाव आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसी में कहता है कि इन तीनों खजानों में संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण है तथा इससे व्यय के लिए बजटीय प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। बात कर लें बिहार बजट 2021-22 की मुख्य विशेषता की, तो इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया गया। यह जो है जीएसडीपी चालू मूल्य पर 757026 करोड़ है। ठीक है। 2019-20 के मुकाबले यह 11% अधिक रहा, जबकि 2020-21 के अनुसार इसमें 4.7% की वृद्धि हुई है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना है। कितना अगर हो सकता है पूछ दे कि 19-20 के मुकाबले इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि रही, तो 11 की, 20-21 के अनुसार 4.7% की वृद्धि रही। आगे कहता है बजटीय अनुमान 21-22। बात कर लें कि कुल बजटीय आय जो है ये इतना है 2,18,000। इन आय में जो है ये आय हमें आया कहाँ से, मिला कहाँ से? तो इसमें इसके दो स्रोत हैं।
राजस्व आय और एक है पूंजीगत आय। राजस्व आय की बात करें तो इस प्रकार का आय जो बार बार आता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, मकान से भाड़ा, ये हमें बार बार आता है। वहीं पूंजीगत आय की बात करें तो जो एक बार ही आए, ठीक है। जैसे कि मकान बेचकर आया हुआ पैसा एक बार ही आएगा, लेकिन भाड़ा बार बार आएगा। तो राजस्व आय जो बार बार आए, पूंजीगत आय जो एक बार आए। बात करें राजस्व आय की तो देखिए ये राजस्व आय 186,267 करोड़ है, जबकि पूंजीगत आय 32,235 करोड़ है। कुल जो हमारा था 2,18,000 करोड़, उसका राजस्व आय जो है ये 85% है कुल आय का। वहीं अगर बात करें पूंजीगत आय तो कुल राजस्व आय का 15% है। कहता है ये जो 85% राजस्व आय है, राजस्व आय में केंद्र से 145,712 करोड़ रुपया आता है, ठीक है, जो कि बिहार सरकार के बजट का 67% है। ध्यान रखना है केंद्र से कितना आ रहा है, इतना, और यह प्रतिशत में 67% है। इसके अलावा अन्य जो आय है, वह आय जो है ये बिहार को अपने स्रोत से प्राप्त होता है, जो कि 33% है। बात करें बिहार सरकार की अपने आय की तो इसके पास भी कुछ साधन हैं, जैसे क्या देख लेते हैं। राज्य करों से प्राप्त आय, इसमें देखिए क्या है, SGST स्टेट GST से जो आय मिलता है, GST का आधा। फिर देखिए स्टाम्प ड्यूटी, परिवहन कर, भू राजस्व आदि से सरकार को भी आय प्राप्त होती है। खनन से सरकार को आय प्राप्त होता है, नीलामी वगैरह होती है। इसके अलावा कर्ज एवं अन्य स्रोत हैं। तो ये जो 33% हो रहा है, ये सारा इस विधि से प्राप्त हो रहा है सरकार को, बिहार सरकार को। बाकी 67% जो है कुल बजट का, वो तो सेंट्रल से ही आ रहा है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लेंगे कि राज्य को पैसा कहाँ से आया। ये फिगर बनाना जरूरी नहीं, लेकिन डाटा को जरूर ध्यान में रखना है कि 41.73 जो है केंद्रीय करों से मिला, ऋण की वसूली 0.20, लोक ऋण 14.56, सरकार से सहायता अनुदान 24.9696, राज्य सरकार का कर राजस्व 16.04 और राज्य का कर विभिन्न राजस्व 2.5। तो इस प्रकार से सरकार को पैसा आया है। वहीं अगर खर्च की बात कर लें तो देखिए क्या क्या खर्च में है। 41.64 ये सामाजिक सेवा में सरकार का खर्च हो जाता है। फिर 0.01 सहायता अनुदान के रूप में, 25.97 आर्थिक सेवा, 27.60 सामान्य सेवा, 0.62 ऋण और पेशगियाँ, 4.17 लोक ऋण। तो पैसा आया कहाँ से और पैसा जा कहाँ रहा है, ये डाटा इसको जरूर ध्यान में रख लेना है। आगे कहता है, इस प्रकार राज्य सरकार का मुख्य व्यय दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया राजस्व व्यय, एक हो गया पूंजीगत व्यय। जैसे आय भी था राजस्व व्यय, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था राजस्व आय, पूंजीगत आय। यहां पढ़ रहे हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसमें क्या कहता है कि वर्तमान राजस्व व्यय 177,077 करोड़ है, जो कि वर्ष 19-20 की तुलना में 20% ज़्यादा है। ठीक है, राजस्व व्यय कुल व्यय का 81% है। जो राजस्व व्यय है कितना है, 81%। इसमें बात करें इसमें क्या क्या शामिल है, तो वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ये सब आदि शामिल है। क्यों, ये बार बार जा रहा है। आगे कहता है कि वर्तमान में पूंजीगत व्यय 41231 करोड़ है, जो कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 43% है, 43% है। पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19% है। अब पूंजीगत व्यय में क्या है, देखिए इसमें एक ही बार पूंजी लग रहा है, पुल बना दिए हो गया, विद्यालय, हॉस्पिटल आदि निर्माण इसमें शामिल होता है।
कहता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय की भागीदारी अधिक तथा पूंजीगत व्यय की भागीदारी कम है। ध्यान से समझना है कि राजस्व व्यय और एक हो गया पूंजीगत व्यय। ठीक है, आगे कहता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय की भागीदारी ये ज़्यादा है, ये राजस्व व्यय ज़्यादा है और पूंजीगत व्यय ये कम है, लेकिन इसकी भागीदारी पूंजीगत व्यय की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि ऐसा है नहीं। राजस्व व्यय में क्या है कि ये बार बार खर्चा होने वाला है, बार बार खर्चा होगा, और ये क्या होगा, ये एक ही बार खर्चा होगा। सबसे बड़ी बात है कि व्यय के मामले में पूंजीगत व्यय में ये एक बार तो खर्चा होगा, लेकिन उसके बाद ये जो है या तो लोक कल्याण करेगा या तो राज्य के लिए इनकम का स्रोत बनेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, आगे कहता है कि राज्य के व्यय में सबसे अधिक जो आवंटन की बात की जाए 19%, ये डाटा ध्यान रखना है, शिक्षा के लिए किया गया है, जो कि वर्ष 2020-21 में 17.7% था, और अगर सभी राज्यों के औसत की बात करें तो यह 15.8% है। आगे कहता है ग्रामीण विकास के लिए 11.6% है, जो कि 20-21 की तुलना में 0.4% कम है। वहीं अगर कृषि पर व्यय की बात कर लें तो यह 3.7% है, और 20-21 में यह कितना था, 3.2%। वहीं एवरेज अगर बात करें तो ये 6.3% है। स्वास्थ्य पर व्यय की बात करें 6.3%, और 20-21 में कितना था, 5.1%। नेक्स्ट कहता है कि सड़क एवं पुल पर व्यय ये 3.8% है, जो कि 20-21 में 4.3% था। और अगला जो व्यय है यह है पुलिस रिफॉर्म पर व्यय 5.6% है, और 20-21 में 4.6% था। तो इस तरह से इस डाटा को जरूर ध्यान में रखना है। अगला जो इसी में पढ़ेंगे बजट से संबंधित घाटा, लेकिन उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के बाद वैसे भी आप लोग नहीं देखते तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वैसे भी नहीं देखिएगा, इसलिए उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।